वेलकम टू जहांगीर स्टडी। मैं संतोष जहांगीर। प्राचीन भारतीय इतिहास के अंदर हम आज सातवाहन साम्राज्य का अध्ययन करेंगे। ये अपना 15 नंबर का लेक्चर है। आंध्र सातवाहन वंश। पुराणों में सातवाहन वंश को आंध्र जातीय तथा आंध्र भृत्य कहा गया है और इसी नाम से इस राजवंश को आंध्र और सातवाहन वंशों के नाम से जाना जाता है। इस वंश के इतिहास के लिए मत्स्य तथा वायु पुराण विशेष रूप से उपयोगी है। इस वंश के बारे में जानकारी प्राप्त करें तो मत्स्य पुराण और वायु पुराण में इस वंश के बारे में जानकारी हमें प्राप्त हो जाएगी। आंध्र, गोदावरी और कृष्णा नदियों घाटी में शिमुग नामक व्यक्ति ने इस सातवाहन वंश की नींव डाली थी। इसके अंदर आपके मैप में दिखाया जा रहा है सातवाहन वंश जो अपने दक्षिण के अंदर था। ये कृष्णा गोदावरी नदियों घाटी के अंदर स्थित था। इसमें ये जो दे रखा है अमरावती इस क्षेत्र के अंदर थी सातवाहन, और ये सातवाहन साम्राज्य ज़्यादा विस्तृत नहीं था। तो ये क्षेत्र आंध्र प्रदेश की कृष्णा गोदावरी नदियों घाटी के बीच में एक छोटा सा साम्राज्य था, ज़्यादा बड़ा नहीं था। मैप के आधार बताया गया है इसमें। और ये राजवंश आंध्र और सातवाहन दोनों नामों से विख्यात है। अभी मैंने आपको बताया कि आंध्र जाति थी वो, उस नाम से आंध्र, और ये सातवाहन वंश नाम से जाना जाता है। और इसके अंदर इस राजवंश के बारे में इतिहासकार क्या, उनका मत क्या है मूल स्थान के बारे में। इनका मतव्य यह है, मतज्ञ क्या है, परंतु अधिकांश विद्वान अलग अलग मतज्ञ, अधिकांश विद्वान इसे महाराष्ट्र मूल का स्वीकार करते हैं। ये साम्राज्य के जो लोग थे ये महाराष्ट्र के अंदर थे। महाराष्ट्र के प्रतिष्ठान पैठन नामक स्थान था, वहाँ सातवाहन वंश का केंद्र बिंदु था। जो महाराष्ट्र क्षेत्र है अपने इसमें वो क्या था, इसके केंद्र बिंदु महाराष्ट्र था, पैठन नामक स्थान। और इसके अंदर इसमें क्या था, बाद में क्या हुआ कि शकों ने द्वारा पराजित होकर, यदि शुरुआत में इसकी शुरुआत हुई, इसके बाद में कुछ दिनों बाद में शक जाति ने इनको सातवाहन लोगों को पराजित करके आंध्र प्रदेश कृष्णा को, अब शुरू में इसमें क्या था कि पहले महाराष्ट्र में शुरुआत थी, इनकी केंद्र बिंदु था, मगर ये लोग वहाँ से शकों द्वारा पराजित होने के बाद में आंध्र प्रदेश में कृष्णा गोदावरी नदियों के बीच प्रदेश बस गए, वहाँ आके बस गए। ये आगे समझ में आई बात की जो मुख्य इनका स्थान था महाराष्ट्र के में प्रतिष्ठान पैठन नामक स्थान में इनका केंद्र बिंदु था, मगर वहाँ शक शासकों द्वारा पराजित होने के कारण सातवाहन लोग फिर कहाँ के रहने लगे, वो आंध्र प्रदेश में कृष्णा गोदावरी नदियों के बीच के प्रदेश में बस गए। इसी वजह से इन्हें आंध्र भी कहते हैं। सातवाहन शासकों को दक्षिणाधिपति, क्योंकि इनका साम्राज्य दक्षिण के अंदर था, इनके द्वारा शासित प्रदेश दक्षिणापथ कहा जाता है। इस वंश के प्रारंभिक शासकों के अभिलेख नासिक, नानागढ़, उत्तरी महाराष्ट्र से उपलब्ध हैं। अब शुरू की जो जानकारी मिलेगी हमें, जो अभिलेख थे वो कहाँ के मिल रहे हैं, अभी मैंने आपको बताया महाराष्ट्र, इनका शुरुआत महाराष्ट्र हुई। तो जो इनका जो अभिलेख था, महत्वपूर्ण अभिलेख था नासिक नानाघाट अभिलेख था, उत्तरी महाराष्ट्र में उपलब्ध हुए। इसका जो प्रशासनिक ढांचा किस तरह था, सातवाहन साम्राज्य कई प्रशासनिक इकाइयाँ वही रखी गई, उनमें वही इकाइयाँ जो अशोक के काल में पाई जाती थी। अशोक के साम्राज्य के समान इनकी शासन प्रणाली थी। उनके समय में जिला को अशोक काल का आहार भी कहते थे। जो जिला था उसको आहार नाम से भी जानते थे। उनके अधिकारी मौर्य काल की तरह अमात्य, मौर्य काल में जो महत्वपूर्ण अधिकारी को अमात्य महामात्य कहा जाता था। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था आपको, उसके अंदर अमात्य होते थे। उसी प्रकार यहाँ भी मुख्य अधिकारियों क्या कहते थे, इनके अधिकारियों को अमात्य, जो प्रधान होता था उसको अमात्य कहा जाता था। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासक होता था, उसे गोलमिक कहा जाता था। जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो प्रशासक होता था इसमें उसे गोलमिक नाम से जाना जाता था। गोलमिक कौन होता था, एक सैनिक टुकड़ी का प्रधान होता था। वो क्या होता था, ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासक की भूमिका निभाता था इसके अंदर। और सामंतिक लक्षण का आभास, सामंतिक शासन प्रणाली का आभास इसके अंदर मिला। सातवाहन काल में प्रतीत होता है सामंतों के बारे में। सामंत कौन होते थे, बहुत बड़ी जमीन के मालिक, सामंतवादी व्यवस्था थी। उसके अंदर तो ना 3 श्रेणियाँ रखी थी सामंतवाद, 3 श्रेणियों का उल्लेख किया था। प्रथम श्रेणी थी सामंतों में जो मुख्य होती थी, उसे राजा होता था, सिक्का ढालने का जगह, सिक्के बनाने का जो कार्य होता था उसका जो अध्यक्ष होता था राजा होता था। सिक्के की देखरेख में निर्माण किया जाता था। द्वितीय श्रेणी महाभोज होती थी
और तृतीय श्रेणी सेनापति थे। 3 श्रेणी में सामंतों की 3 श्रेणी बताई, राजा, सिक्का ढालने का अधिकरण, और द्वितीय श्रेणी का नाम महाबो था, और तृतीय श्रेणी सामंतों क्या थी, सेनापति। राजा प्रमुख होता था इसके अंदर, जो महत्वपूर्ण जो सामंत होता था वो राजा कहलाता था, और द्वितीय जो श्रेणी थी महाबोध उससे निम्न था, थर्ड में आगे सेनापति। तो इस प्रकार सामंतों की 3 श्रेणियां इस साम्राज्य में विद्यमान थी। अब प्रमुख सातवाहन साम्राज्य अभिलेख मिले, जो महत्वपूर्ण अभिलेख थे वो सबसे जो पहला अभिलेख था नागंती का नानाघाट अभिलेख पूना महाराष्ट्र में प्राप्त हुआ। उसके अंदर मौर्य इसकी सातवाहन साम्राज्य के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। फिर था गौतमीपुत्र सातकर्णी जो शासक था, उन्हें नासिक में गुहा लेख लिखा है, गुफाओं के अंदर लिखाया था, उस लेख से में सातवाहन साम्राज्य की जानकारी प्राप्त होती है। गौतमी बलश्री का नासिक गुहा लेख, इससे इस साम्राज्य की हमें जानकारी प्राप्त होती है। वशिष्ठ पुत्र पुलमावी का नासिक गुहा लेख, इससे भी साम्राज्य की जानकारी प्राप्त होती है। जो ये 4 जो मैं बता रहा हूँ, इसके बाद ये सभी इस समय राजाओं के थे, जो महत्वपूर्ण राजा थे उन्होंने जो लिखे थे उनके बारे में। ये महत्वपूर्ण राजा भी थे, वशिष्ठ पुलमावी, नासिक गुहा लेख उनका लिखा हुआ था। यक्षश्री सातकर्णी भी महत्वपूर्ण राजा थे साम्राज्य का, तो नासिक में उसका गुहा लेख था, उससे हमें इस वंश के बारे में, साम्राज्य के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। तो सातवाहन साम्राज्य की जो जानकारी हम प्राप्त करेंगे तो इन अभिलेखों के द्वारा हम प्राप्त कर सकते हैं। अब जो सातवाहन वंश है उसमें अन्य महत्वपूर्ण शासक और उनकी उपलब्धियाँ, जैसे सिमुग ने स्थापना की, इसके बाद में कौन कौन से महत्वपूर्ण शासक हुए साम्राज्य में और उनकी क्या उपलब्धियाँ रही, उन्होंने क्या कार्य किया, क्या पद था, किस प्रकार उनकी शासन शक्ति थी, किस प्रकार साम्राज्य को स्थापित किया, वो सारी बातें इसके अंदर देखेंगे हम एक नज़र में। सिमुग के उपरांत सातकर्णी प्रथम था। जो सिमुग था उसे बाद में जो राजा बना वो था सातकर्णी प्रथम ने सातवाहन वंशी शक्ति का विस्तार किया। शक्ति सत्ता का विस्तार किसने किया था? सबसे पहले सातकर्णी प्रथम जो था उसने इस साम्राज्य का विस्तार किया। सातकर्णी प्रथम ने अश्वमेध यज्ञ भी किया था। अश्वमेध यज्ञ के बारे में आपको बताऊं कि वो ऐसा राजा जिसने बहुत सारे शत्रु जीत के उसके सामने कोई दूसरा राजा खड़ा नहीं हो सके, उसकी पराजय स्वीकार कर ले, तो एक घोड़ा छोड़ा जाता था अश्वमेध का। उस घोड़े को जो भी कोई राजा अगर रोक लेता था तो उसको उससे युद्ध करना पड़ता जिसने घोड़ा छोड़ा है। तो ये अश्वमेध करने का मतलब आप समझो कि वो इस शक्तिशाली राजा अश्वमेध यज्ञ करा सकता था, हर कोई थोड़ी कराएगा। यानी जो शक्तिशाली शासक होता था वो अश्वमेध यज्ञ कराता था। तो इससे हमें मालूम पड़ता है कि सातकर्णी प्रथम भी एक शक्तिशाली राजा था इस वंश में, जिसने अश्वमेध यज्ञ किया और समस्त दक्षिण भारत में अपनी सार्वभौम सत्ता और दक्षिणी भारत में अपनी पूरी सत्ता स्थापित इन्होंने कर ली। सातकर्णी प्रथम ने कर ली, ये याद रखने की बात है। और उसकी राजधानी गोदावरी नदी के तट पर स्थित प्रतिष्ठान आधुनिक पैठन नाम की नगरी थी। गोदावरी जो नदी है उसकी स्थान पर तट पर राजधानी बनाई, उसका नाम था आधुनिक पैठन प्रतिष्ठान या पैठन राजधानी। ये याद रखने की बात है। वो सातकर्णी प्रथम ने जो राजधानी थी उन्हें कहाँ बनाई थी? गोदावरी नदी के तट पर बनाई थी और उसका नाम आधुनिक पैठन नाम से जानी जाती है। सातकर्णी प्रथम की मृत्यु के बाद शकों के आक्रमण के फलस्वरूप सातवाहनों की शक्ति में ह्रास होने लगा और महाराष्ट्र में शक वंश का शासन आरंभ हुआ, जो पश्चिमी शत्रप वंश कहा जाता। अब मुख्य बात, सातकर्णी के बाद में जो शासक हुए बिल्कुल कमज़ोर थे, वो शक्तिशाली नहीं थे उसकी तरह। तो इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ? जो शक जाति थी, विदेशी जाति, उसने क्या किया? इस सातवाहनों की शक्ति को क्या कर दिया? ख़त्म कर दिया, नष्ट कर दिया और महाराष्ट्र में शक वंश का अंत हो गया। वहाँ पे संघ वंश का शासन शुरू हो गया और सातवाहन वंश वहाँ से बिल्कुल खत्म हो गया एक तरीके से। और जो शक शासक क्या करने लगे? पश्चिमी शत्रप वंश कहा जाता था वो। तो सातकर्णी के बाद जो शासक अयोग्य थे, तो जितने शासक हुए 22 शासक हुए, उसके बाद जो भी शासक हुए तकरीबन 22 शासक हुए वो अयोग्य थे। तो सातवाहन वंश में 23वें जो शासक हुआ था गौतमीपुत्र सातकर्णी, वो एक कुशल शासक था। उसका जो साम्राज्य का समय था 106 ईस्वी से लेकर 130 ईस्वी तक माना जाता है। 23वें शासक गौतमीपुत्र सातकर्णी, उसने पश्चिमी शत्रप थे उनकी शक्ति को नष्ट करके अपने वंश की शक्ति समृद्धि सत्ता स्थापित की। तो महत्वपूर्ण शासक गौतमीपुत्र सातकर्णी क्या था? इस वंश का सबसे प्रतापी शासक माना जाता है, जिसने अपने राज्य को वापस प्राप्त किया, अपने साम्राज्य को वापस शकों को पराजित करके प्राप्त किया। तो ये महत्वपूर्ण शासक थे गौतमी सातकर्णी। इसके बाद में वशिष्ठ पुत्र पुलमावी, गौतमी सातकर्णी की जो बाद में जो उनके उत्तराधिकारी थे उनका पुत्र था पुलमावी।
पुलवामी, उनका जो समय था 130 ईस्वी से 154 ईस्वी तक का उनका समय माना जाता है। उस समय वो शासक बने। आंध्र प्रदेश में विजय संभवतः पुलवामी ने प्राप्त की थी। तो उन्होंने, पुलवामी ने आंध्र प्रदेश को जीता बाद में। जब महाराष्ट्र में तो गौतम बुद्ध शासक करने समृद्धि वापस शक्ति प्राप्त कर ली उनसे, शत्रुओं से पराजित करके, शत्रुओं को पराजित करके। और आंध्र प्रदेश को विशेष रूप से, जब उससे आंध्र प्रदेश पूर्ण विजय किसने प्राप्त की थी, कहने मतलब आंध्र प्रदेश पूर्ण विजय प्राप्त की गौतम बुद्ध के पुत्र थे पुलवामी। पुलवामी ने आंध्र प्रदेश को जीता तो उसे एक पद दिया गया, प्रथम आंध्र सम्राट। तो इसके अंदर आंध्र जो सातकर्णी साम्राज्य है, सातवाहन साम्राज्य है, उसमें जो आंध्र सम्राट का जो पद दिया गया, प्रथम आंध्र सम्राट किसे माना गया था, पुलवामी को। इसे प्रथम आंध्र सम्राट की उपाधि दी गई, इन्हें प्रथम आंध्र सम्राट भी कहा गया, क्योंकि आंध्र प्रदेश को इन्होंने जीता था, सबसे पहले विजय इन्होंने प्राप्त की थी और वहाँ साम्राज्य स्थापित किया, तो इसे आंध्र सम्राट भी कहा जाता है। पुलवामी के विषय में अमरावती से प्राप्त एक लेख से जानकारी मिलती है किस तरह के शासक थे। उसके समय में अमरावती बौद्ध स्तूप के चारों ओर वैष्णव निर्माण कर स्तूप को संवर्धित किया। पुलवामी के बारे में एक लेख में जानकारी मिलती है कि वो बौद्ध धर्म का संरक्षक भी था, वो बौद्ध धर्म को महत्व भी देता था, क्योंकि उसने अमरावती के जो बौद्ध स्तूप थे उनके चारों तरफ वैष्णव का निर्माण, वैष्णव दीवार का उसका निर्माण कराया और स्तूप को संवर्धित किया, स्तूप को एक तरीके से सुरक्षित किया, चारों तरफ दीवार बनाई, बाउंड्री बनवाई, वैष्णव का जो निर्माण कराया, जाल की तरह होता है उस तरह निर्माण करवाया उसने। अपनी स्थिति को सुरक्षित करने के लिए जो गौतमीपुत्र सातकर्णी ने अपने पुत्र पुलवामी का, अब गौतमीपुत्र सातकर्णी ने पहले क्या किया था, उनके पुत्र जब युवराज थे उस समय उन्होंने क्या किया कि उनका साम्राज्य स्थित रह सके, सुरक्षित रह सके, और जो सबसे शक्तिशाली उस समय जो एक राजा था, सबसे शक्तिशाली जो शासक थे उस समय, शासक रुद्रदामन थे, वो क्या थे, बहुत शक्तिशाली थे। तो उनसे उन्होंने मित्रता की आधार पर की, अपने लड़के जो पुलवामी है उनकी शादी किससे करवा दी, रुद्रदामन की पुत्री से उन्होंने शादी करवा दी, क्योंकि उनको खतरा था कि ये रुद्रदामन साम्राज्य को, हमारे जो ये सातवाहन साम्राज्य था उसको वो पराजित कर सकता, उसको हड़प सकता था। तो इसी डर के कारण उसने कूटनीति का प्रयोग किया ये, और वैवाहिक संबंध स्थापित करने से वो उनके पक्ष में हो गए। पुलवामी को दक्षिण पथेश्वर कहा जाता है, दक्षिण की पथ रक्षा करने वाला, पथेश्वर दक्षिण का ईश्वर, दक्षिण पथेश्वर का आ गया है। पुराण में इसका नाम पुलोमा भी मिलता है, पुराण में इसका नाम क्या था, पुलोमा। तो पुलोमा के बारे में, अब तो पुलोमा भी अपने पिता की तरह ताकतवर और शक्तिशाली सम्राट था। इसके बाद में हाल नाम, इस वंश में हाल नाम जो 17 नंबर का राजा था, वो एक शांतिप्रिय शासक था। मैंने आपको बताया कि पहले ये सातकर्णी प्रथम के बाद जो शासक हुए इतने शक्तिशाली नहीं थे, जो 17 नंबर का शासक था वो राजा मैंने बताया, तो वो भी क्या था, एक शांतिप्रिय राजा था हाल, वो कवि था, और प्राकृत भाषा और गाथा में सप्तशती नामक मुक्तक काव्य भी लिखा था। तो शांतिप्रिय शासक कभी भी अपने साम्राज्य की रक्षा नहीं कर पाते थे, ये बताया कि तो वो एक शांतिप्रिय था और शासक कवि था। तो इसके बारे में बताया गया है कि जिसने कभी भी कोई युद्ध की तरफ इसका ध्यान नहीं था, यह साम्राज्य विस्तार की नीति नहीं थी, एक शांतिप्रिय राजा था। और उसने प्राकृत भाषा चलती उस भाषा में गाथा सप्तशती नामक मुक्तक काव्य भी लिखा था, कवि भी था। इसके बाद में जो शासक थे सातवाहन वंश में, जो अंतिम शासक माना जाता है वो था यक्षश्री सातकर्णी। यक्षश्री सातकर्णी क्या था, इस वंश का अंतिम सम्राट माना जाता है। क्वेश्चन बनता है सातवाहन वंश का अंतिम सम्राट किसे माना जाता है, कौन था। तो इसमें आएगा यक्षश्री सातकर्णी, जो इसका अंतिम शासक माना जाता है, और वो एक शक्तिशाली शासक था। वो भी क्या था, शक्तिशाली शासक था। उसने शकों द्वारा जीते गए अपने भूभाग पर पुनर्धिकार किया। शकों ने फिर आक्रमण कर दिया था, तो उसको शकों को पराजित कर दिया लास्ट में यक्षश्री ने शकों को पराजित किया और अपने भूभागों को, जो उनका साम्राज्य था, उसको वापस प्राप्त कर लिया था इसने भी, किसी तरह गौतमीपुत्र सातकर्णी की तरह। ये भी एक शक्तिशाली शासक था। और इसने आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात में से सिक्के प्राप्त होते, इसे हम वो लगा सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं
कि इसका साम्राज्य आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में भी, शायद गुजरात में भी हो सकता था। सिक्के मिलने से तो इनका ये एक शक्तिशाली राजा था। यक्षश्री सातकर्णी व्यापार जल यात्रा प्रेमी था, वो भी व्यापार का बहुत ज़्यादा महत्व देता था। जल यात्रा, जो जल से जल यात्रा का वो बहुत प्रेमी था, उसको जल यात्रा अच्छी लगती थी सबसे ज़्यादा, वो महत्वपूर्ण था। उसने सिक्कों पर जहाज के चित्र बने हुए हैं, यानी इससे अंदाजा लगाते हैं कि वो जल यात्रा का, जल से बहुत लगाव था उसका, और व्यापार से लगाव था। तो वो चित्र मिले उसके, जो सिक्के में क्या मिला, जल यात्रा समुद्री व्यापार के प्रति प्रेम का घोतक है। उसका समुद्री यात्रा की तरफ ज़्यादा ध्यान था, जल यात्रा समुद्री व्यापार की तरफ ज़्यादा ध्यान था, जल यात्रा का ज़्यादा महत्व वो देता था शासक। क्वेश्चन बनता है कि यक्षश्री सात कौन सा ऐसा शासक था जिसने जल यात्रा का बहुत ज़्यादा महत्व दिया और जिसमें जहाज के चित्र बने हुए थे सिक्कों पर? तो वो थे यक्षश्री सातकर्णी, जो सातवाहन वंश का अंतिम शासक था। इसके बाद में सातवाहन युगीन कला संस्कृति की बात करते हैं हम। सातवाहन वंश युगीन कला संस्कृति के बारे में सामाजिक जीवन देखते हैं। सबसे पहले ये सिक्के आपको सामने दिखाए रखे हैं, ये सिक्के बने हुए थे। और सातवाहन का सामाजिक जीवन किस तरह था, संगठन क्या था? सातवाहन दक्कन के कबीले के लोग थे, लेकिन ब्राह्मण बना दिए गए। वो एक कबीला जाति थी। सातवाहन की शुरुआत क्या, जो लोग थे क्या थे, एक कबीले के लोग थे, बाद में इन्हें ब्राह्मण बना दिया गया। इसके बारे में आपको बताना चाहूँगा कि उस समय क्या था कि इन लोगों को क्या माना जाता था, उत्तर के कट्टर लोग आंध्र सातवाहनों को वर्णशंकर मान के समझते थे। उत्तर भारत के जो कट्टर ब्राह्मण लोग थे, ये दक्षिण के थे। उत्तर भारत के लोग क्या थे, इनको वो क्या थे, कट्टर ब्राह्मण थे। वो इनको क्या मानते थे, वर्णशंकर मानकर हीन समझते थे। इनको हीन समझा जाता था, ये लोग हीन है, हमारे समाज की परंपरा, ये ब्राह्मण नहीं है, कोई के साथ अच्छा व्यवहार नहीं था, अच्छा नहीं मानते थे इनको। और ब्राह्मण को भूमिका जागीर देने वाले प्रथम, इसमें ये बताया गया कि इसके अंदर उन्होंने क्या किया, इनको, इनके कबीले के लोग थे, इनको क्या किया, उन्होंने ब्राह्मण बना दिया गया। इनका महत्व तो बहुत कम था, तो ब्राह्मण बना दिए, बाद में ब्राह्मण बनाए हुए शासक थे। आपको समझ में, आपको ध्यान रखने की बात है कि कौन से राजवंश के शासक को ब्राह्मण, सबसे पहले हम ब्राह्मण की बात करते हैं, तो ब्राह्मण कौन से शासक जो कबीले के लोगों से, यानी एक निम्न लोग थे, उनको ब्राह्मण तो प्रदान किया गया, ब्राह्मण का दर्जा दिया गया। कौन से साम्राज्य में ब्राह्मण तो प्रदान किया गया था शासकों को, वो आएगा सातवाहन वंश। तो इनको ब्राह्मण तो प्रदान किया गया था। गौतमी पुत्र सातकर्णी ने विच्छिन्न होते चातुर्वर्ण ने 4 वर्णों वाली व्यवस्था को फिर से स्थापित किया। उस समय क्या था कि 4 वर्णों की व्यवस्था थी प्राचीन काल में। हमने ऋग्वेदिक काल ही पढ़ा था, वैदिक काल में पढ़ा था कि 4 वर्ण होते थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ये व्यवस्था खत्म हो चुकी थी। उससे पहले कोई वर्णों की व्यवस्था बिल्कुल खत्म थी, और उन्होंने वर्णों को फिर क्या किया, फिर से स्थापित किया। और वर्णसंकर व्यवस्था, वर्णों और जातियों सम्मिश्रण। वर्णसंकर किसे कहते हैं, आप इसको समझो। वर्णसंकर होता है वर्ण और जातियों के सम्मिश्रण, एक दूसरी जाति से संपर्क से लोग उत्पन्न होना, एक जाति का दूसरी जाति में मिलाप होना। जैसे एक वर्ण के लोगों का दूसरे वर्ण के लोगों से विवाह संबंध स्थापित होने से जो वंश बनेगा वो वर्ण संकर कहलाएगा। एक वर्ण का दूसरे वर्ण से शादी अपने वर्ण में की जाती थी प्राचीन काल में, और वर्णों के द्वारा 2 वर्णों का मिलान करने से, वर्ण और 2 जातियों का मिलान करने से जो उत्पन्न होता है, दूसरी जाति उत्पन्न होता है, जो वंश उत्पन्न होता है, वो कहलाएगा वर्णशंकर। तो अभी मैंने आपको पहले जिक्र किया कि इनको जो उत्तर के कट्टर ब्राह्मण, इनको क्या मानते हैं, वर्णशंकर है। ये एक वर्ण से दूसरे वर्ण में मिलकर इनके मिश्रण से उत्पन्न हुए हैं। ये बात आपको समझ में हो गई कि जैसे एक वर्ण, जैसे एक ब्राह्मण वर्ण और ब्राह्मण वर्ण का क्षत्रिय वर्ण के, ब्राह्मण वर्ण का लड़का और क्षत्रिय वर्ण की लड़की शादी होने के बाद जो वंश होगा वो कौन सा वंश कहलाएगा, उनसे उत्पन्न संतान कहलाएगी, वो वर्णशंकर कहलाएगी। इसी प्रकार एक जाति दूसरी जाति में शादी होती है तो उससे भी वो क्या कहलाएगी, वर्णशंकर कहलाएगी। तो इसके रोकने 4 वर्णों की प्रथा को उसने पुनः स्थापित किया, और 4 वर्णों की व्यवस्था को गौतम बुद्ध सातकर्णी ने स्थापित किया, और ये उस पर रोक लगाई उन्होंने कि कोई भी अपने वर्णों से अलग कोई भी ऐसा नहीं कर सकते। सर्वप्रथम ब्राह्मणों को भूमि अनुदान, एक मुख्य कार्य इस वंश में हुआ था, ब्राह्मणों को भूमि अनुदान दी जाती थी। वो प्रथा सबसे पहले किसने शुरू की थी, सातवाहन वंश ने। और उसे क्या कहते हैं, अग्रहार।
ये देखने की बात है। ब्राह्मणों को भूमि किसी कार्य के लिए, ब्राह्मणों के जो भी यज्ञ अनुष्ठान जो भी कार्य करते थे, ब्राह्मण यज्ञ अनुष्ठान कार्य करते थे, उसके बदले में भूमि अनुदान मिलती थी उनको। उस भूमि अनुदान को क्या कहा जाता था? अग्रहार। जो ब्राह्मणों को भूमि दान मिलती थी उसके नाम जाना जाता था अग्रहार। क्वेश्चन आ जाए अग्रहार, अग्रहार का मतलब क्या है? तो उसमें ये चीज़ ध्यान रखनी है, ब्राह्मणों को जो भूमि अनुदान मिलती है उसे अग्रहार कहने कहा जाता था। ये प्रथा सबसे पहले किसने शुरू की थी? सातवाहन वंश के शासकों ने की थी। शिल्पियों में, अब शिल्पियों की बात करते हैं तो शिल्पी होते थे, उसमें वाणिज्य मंत्री के साथ साथ अनेक शिल्पी थे। तो इसके अंदर शिल्पी, वाणिज्य के साथ शिल्पी भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण थे। शिल्पियों में जो महत्वपूर्ण होते थे उन्हें गांधीकों का नाम, जो गांधी नाम के शिल्पी महत्वपूर्ण थे, गांधी का नाम दाता के रूप में बार बार उल्लेखित है। दाता मतलब वो एक तरह के दान दाता, वो दान देने वाले। तो उन्हें गांधीकों का नाम, जो महत्वपूर्ण शिल्पी थे उस समय गांधीकों के नाम से जाने जाते थे और उन्हें नाम दाता के रूप में भी पहचान मिली हुई थी। गांधी वे शिल्पी थे जो यंत्र आदि बनाते थे, जो बहुत महत्वपूर्ण कार्य करते थे, उन्हें गांधी कहा जाता था। गांधी मतलब गंध बनाने वाले, इत्र, इंत्र, परफ्यूम, जो भी चीज़ें बनती थी, इंत्र, सुगंधित द्रव्य बनाते थे, उन्हें वो गांधी कहते थे। और उन्हें दाता के नाम से बारंबार उल्लेखित, वो दाता के नाम से भी जाने जाते थे। और इस काल के अंदर, सातवाहन वंश काल के अंदर बड़ोच, सातवाहन वंश काल का प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह व्यापारिक केंद्र था। उसमें जो प्रमुख बंदरगाह था बड़ोच था, अंतर्राष्ट्रीय था। वहाँ से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता था, एक देश से दूसरे देश में व्यापार होना अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, जो वहाँ से बड़ोच से एक देश से दूसरे देश के व्यापारी लोग वहाँ आ जा सकते थे। एक व्यापारिक केंद्र कौन सा था उस समय? भड़ोच। और सातवाहन काल में व्यापार व्यवसाय में चांदी और तांबे के सिक्कों का प्रयोग होता था। उस समय जो व्यापार के लिए जो विनिमय प्रणाली थी वो किससे होती थी? चांदी और तांबे के सिक्के से। चांदी और तांबे के सिक्के उस समय बने होते थे। ये सामने सिक्कों के चित्र है, ये चांदी के सिक्के और ये तांबे के सिक्का बड़ा, ये सिक्के का चित्र सामने दिख रहा है, चौकोर ये भी सिक्का है, ये भी सिक्के हैं। और उस समय क्या बताया गया, उन्हें सिक्कों क्या कहते हैं? कासारपण, कासारपण कहा जाता था। सातवाहन काल में जो सिक्के चलते थे उन्हें किस नाम से जाना जाता था? कासारपण, कासारपण कहा जाता था। यद्यपि राजाओं के नाम मात्र प्रधान है, जैसे मैंने गौतमी पुत्र सातकर्णी, गौतमी मीन्स स्त्री जाति का नाम गौतमी, गौतमी पुत्र सातकर्णी, इस हिसाब से तो वो माताओं के नाम से नाम होते थे इनके। तो माताओं के नाम से नाम मात्र प्रधान थे, किंतु सातवाहन राजकुल क्या था? पितृसत्तात्मक था। नाम तो मात्र प्रधान था शासकों का, मगर वो क्या था? पितृसत्तात्मक था, क्योंकि राज सिंहासन का उत्तराधिकारी पुत्री होता था, पुत्री नहीं होती थी। तो हम क्या मान सकते हैं कि वहाँ पे जो राजवंश था पितृसत्तात्मक था, और वर्तमान देखें तो यही स्थिति अब भी। तो नाम से वो, तो इसमें एक विशेषता मिलेगी, राजाओं के नाम माता के नाम शुरू होते थे ज़्यादातर, जैसे गौतमपुत्र सातकर्णी था, ऐसे माताओं के नाम से राजा थे और भी। और शासन के सत्ता पितृसत्तात्मक। अब यहाँ पे धातुओं की बात करें तो करीमनगर जिले में एक स्थान पर लोहार की एक दुकान मिली खुदाई में। सातवाहनों ने करीमनगर वारगढ़ में लोहे अयस्क का प्रयोग किया था। उसमें खुदाई में लोहे के अयस्क प्राप्त हुए, उनसे मालूम पड़ता है कि वहाँ पे लोहे धातु का प्रयोग किया जाता था। तो लोहे अयस्क का प्रयोग किया जाता था उस समय। सातवाहनों ने स्वर्ण का प्रयोग भी किया था, जो स्वर्ण होता सोना होता उसका प्रयोग किया, उसे बहुमूल्य धातु के रूप में किया था। उन्होंने सोने का प्रयोग किसमें किया था? बहुमूल्य धातु के रूप में। उन्होंने सोने के सिक्के नहीं चलाए थे कुषाणों के, इसके बाद जो वंश कुषाणों ने सोने के सिक्के चलाए थे, मगर उन्होंने सोने के सिक्के नहीं चलाए, उन्होंने बहुमूल्य धातु के रूप में, गहने आभूषण के रूप में प्रयोग किया। सोने के सिक्के इन्होंने नहीं चलाए, चांदी के सिक्के और तांबे के चलते थे, और शीशे के सिक्के भी यहाँ पे चलते थे, कांसे के चलते थे, बताऊँ आपको। तो उस समय वो उसको बहुमूल्य धातु मानते सोने को। उनके सिक्के अधिकांश शीशे के थे, शीशे के सिक्के भी वो चलते थे, ज़्यादा सिक्के शीशे के भी उस काल में जानकारी मिलते हैं कि वहाँ उस समय सातवाहन काल में शीशे के सिक्के भी चलते थे। इसके अलावा चांदी, तांबे, शीशे और कांसे की मुद्रा का विशेष प्रचलन था। उसमें जो मुख्य मुद्रा जो सिक्के थे, मुद्राएँ थी, वो थी चांदी की, तांबे की, शीशे और कांसे की मुद्रा का विशेष प्रचलन था। दक्कन के लोग कपास उपजाते थे, वो लोग कपास उगाना भी जानते थे,
विदेशियों के विवरण में आंध्र कपास के उत्पादन मशहूर बताया गया। विदेशी यात्रियों के विवरण से हमें मालूम पड़ता है कि आंध्र में जो प्रदेश था, ये सातवाहन शासन था आंध्र के अंदर, उस कपास का नाम था आंध्र कपास। उसे आंध्र कपास के नाम से जाना जाता था और वो बहुत ही अच्छी किस्म की थी। विदेशों में इसका उल्लेख किया गया, बहुत अच्छी थी, तो उसे आंध्र कपास कहा जाता था। और ये उन्नत अच्छी किस्म की कपास वो उपजाते थे और उत्पादन मशहूर बताया गया। उस समय बहुत ज़्यादा उत्पादन कपास का किया जाता था। अब बात करते हैं कि सैन्य व्यवस्था की, सेना के बारे में जानकारी करते हैं। तो पिलनी नामक जो विद्वान था पिलनी, उन्होंने क्या बताया, उनकी सेना क्या थी। पिलनी ने बताया कि वहाँ उस समय जो सेना थी उसमें आंध्र राज्य सेना में 1 लाख पदाती। पदाती मीन्स पैदल सेना, पदाती का मतलब था पैदल सेना। तो 1 लाख क्या थी, इसमें पैदल सेना थी। और सेना के अंदर 2000 क्या थे उस समय घुड़सवार। जो घुड़सवार थे जो कितने थे, 2000, और 1000 हाथी सेना के अंदर थे। तो इस प्रकार सेना को 3 भागों में बांट रहे थे, पदाती, घुड़सवार और हाथी। तो ये सेना के बारे में हमें जानकारी मिलती है। भारी संख्या में मिले व्यापार के बारे में जानकारी मिलती है। भारी संख्या में मिले रोमन और सातवाहन सिक्कों से हमें मालूम पड़ता है कि रोमन साम्राज्य और सातवाहन वंश के शासकों में व्यापारिक संबंध थे। रोमन सिक्के मिले भारी संख्या में। सातवाहन राजाओं ने पश्चिमी दक्कन में अनेक चैत्य, अब कला की बात करें, अनेक चैत्य विहार बनाए थे, उन्होंने अनेक चीज़ें बनाए, कला के अंदर चैत्य विहार बनाए। इसके अंदर जैसे उन्होंने चट्टानों को, ठोस चट्टानों काट कर चैत्य विहार बनाए थे। ठोस चट्टानों काट के महाराष्ट्र में और पश्चिमी भाग की बात महाराष्ट्र के अंदर, और बहुत सारे चैत्य विहार बनाए। ये प्रक्रिया 200 ईसा पूर्व के आसपास, 200 ईस्वी के आसपास आरंभ हो चुकी थी बनाने प्रक्रिया। तो इन्होंने बनाए। बौद्ध मंदिर प्रार्थना चैत्य था। तो सबसे जो उन्होंने जो अमरावती का स्तूप निर्माण लगभग 200 ईसा पूर्व हुआ था, तो इन्होंने भी इनका स्तूप का निर्माण कार्य शुरू किया था इन्होंने भी। और इनके अलावा इनके जो सबसे महत्वपूर्ण कला की दृष्टि से हम देखें तो चैत्य विहार बनाया, जिसमें कार्ले का चैत्य सुप्रसिद्ध, जो आप मैंने इसमें उसका चित्र देख कैसा विहार बनाया चैत्य विहार, ये कलात्मक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत ही अनोखी कला है इसके अंदर। आप देखो इसमें चित्र में दे रखा है। तो वास्तुकला का एक अद्भुत उदाहरण था। 40 मीटर लंबा है ये कितना है, 40 मीटर से लंबा है और 15 मीटर ऊंचा। ये चैत्य वास्तुकला का अद्भुत उदाहरण माना जाता है। तो इस कला को आप देखो कि उनमें कला में उनको विशेष वो था, उनकी कला क्या थी, अद्भुत थी। इस विहार से मरता सुप्रसिद्ध जो विहार बनाया था उन्होंने, ये सबसे महत्वपूर्ण था। इसके बारे में काले का चैत्य विहार था। अब धर्म की बात करें तो उस समय धर्म की जो बात आती है, स्मृति काल में राजा, जैसे पहले जो समय था, स्मृति काल जो पहले का समय था, राजा जो स्वयं को देवता का प्रतिनिधि मानते थे। उसमें राजा क्या होता था, अपने एक देवता का प्रतिनिधि होते थे, वो राजा को ईश्वर का प्रतिनिधि माना गया है। और सातवाहन काल के अंदर, सातवाहन काल में आते आते वे स्वयं के साथ देवताओं का तादाद में तुलना स्थापित करने लग गए थे। पहले प्रतिनिधि मानते थे वो अपने आप को, फिर देवता, सातवाहन के काल राजा अपने आप को क्या मानने लगे, देवताओं के समान मानते थे, खुद को देवता मानते थे। ये अलग बात इसमें आती है, खुद को देवता वो मानते थे। इसमें गौतम पुत्र सातकर्णी ने स्वयं को कृष्ण, बलराम और शंकरषण का रूप स्वीकार किया। गौतम पुत्र सातकर्णी के बारे में जानकारी मिलती है। तो उन्होंने खुद को ही कृष्ण माना था। पहले प्रतिनिधि मानते थे, उससे पहले प्राचीन काल में राजाओं में देवता प्रतिनिधि, वो खुद को कृष्ण, बलराम या शंकरषण रूप स्वीकार करते थे। उस वंश में वैष्णव और शैव धर्म की प्रधानता थी। सातवाहन काल में क्या था, वैष्णव और शैव धर्म दोनों धर्मों की प्रधानता थी। और अब मैं भाषा की बात उस समय लिपि, उनकी लिपि प्राकृत, उनकी भाषा प्राकृत थी, बताया था पहले उल्लेख किया था, और लिपि ब्राह्मी थी। तो इस प्रकार ये सातवाहन धर्म में 2 धर्मों का उसमें था, वैष्णव और शैव धर्म की प्रधानता उस समय थी। बौद्ध धर्म के जो शासक, उसके बारे में भी विहार बना, तो बौद्ध धर्म में भी उनका विश्वास था। थैंक यू।